हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं द सिविल वॉर के बारे में। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अक्टूबर रेवोल्यूशन आ गया, उसके इम्पैक्ट देख लिए, और बाद में हमने देखा कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिर पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम सोच रहे थे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में इतने सारे चेंजेस आए थे तो सारी चीज़ें स्मूथली चलेगी, लेकिन ऐसा था नहीं। सारी चीज़ें रशिया के अंदर स्मूथली नहीं चल रही थी। बोल्शेविक पार्टी पहले क्या करती है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवा देती है, बाद में उस असेंबली को डिसॉल्व कर देती है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बोल्शेविक पार्टी थी उनको ज़्यादा मेजोरिटी नहीं मिल पाती। तो बाद में क्या करती है, बोल्शेविक पार्टी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर देती है। और हमने देखा था रशिया के अंदर क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होगी, क्योंकि जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी उन सभी को जो हमारी बोल्शेविक पार्टी थी वो अपने कंट्रोल के अंदर रखने लगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी थी रशिया के अंदर। तो रशिया वन पार्टी स्टेट जो है वो बन गया था। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो के अंदर देखी, और पिछले वीडियो के अंदर हमने ये भी देखा कि लोग जो थे उन्होंने ये सोच के बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट किया था कि इसके अंदर क्या होगा, कुछ कोई ना कोई चेंजेस आएंगे, तो रशिया के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आएंगे और हमारी जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो भी डेवलप होगी। लोगों ने ये सोच के बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब बाद में क्या होता है, सिविल वार की जो सिचुएशन है वो डेवलप हो जाती है रशिया के अंदर। अब ये सिविल वार है क्या, तो सिविल वार के बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या है नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट। अब नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट कौन है, जो कि बोल्शेविक का सपोर्ट नहीं करते, तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, या फिर इसे हम रेवोल्यूशनरीज, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे वो भी बोल सकते हैं। तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट ऐसे सोशलिस्ट जो कि बोल्शेविक का सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर इसे हम रशियन रेवोल्यूशनरीज भी बोल सकते हैं। और जो लिबरल्स, अब ये जो लिबरल्स होते हैं ना, ये हमेशा चेंज आते हैं। पहले राजा थे तो राजा एट्रोसिटीज करते थे, तब भी ये चेंज आते थे। अब बोल्शेविक पार्टी है तो बोल्शेविक पार्टी भी कोई अच्छी चीज़ें तो कर नहीं रही है, तो लिबरल्स फिर से चेंज आएंगे। तो जो लिबरल्स थे वो हमेशा चेंज आते थे। एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी। अब ये ऑटोक्रेसी क्या है, ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पे राजा होता है, तो जो भी राजा के सपोर्टर्स थे, ऐसे लोग जो कि राजा को सपोर्ट करते थे, बोलते थे कि ये राजा जो है वो एकदम सही है। तो कौन सा वाला ग्रुप, हमारा कंजर्वेटिव वाला ग्रुप। तो कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक। अब ये क्या करते हैं, आपस में से अपनी अपनी क्या बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं, और बाद में अब ये क्या करेंगे, अब ये बोल्शेविक के अगेंस्ट में लड़ाई करेंगे। कौन कौन, जो कि एक तो ऐसे सोशलिस्ट जो कि बोल्शेविक का सपोर्ट नहीं करते, तो या फिर उसे हम रशियन रेवोल्यूशनरीज भी बोल सकते हैं। और कौन, लिबरल्स, और कौन, कंजर्वेटिव्स। तो ये सभी क्या करते हैं, ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ट्रूप्स को वो एकदम से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, अपनी आर्मी बनाने लगते हैं, और बाद में वो क्या करेंगे, आर्मी का वो आर्मी को लड़वाएंगे, किसके अगेंस्ट में, बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट में लड़वाएंगे वो। अब पार्टी बन जाती है, एक बन जाती है रेड की और एक बन जाती है ग्रीन और वाइट्स की। अब ये जो रेड है ये ट्राई कलर बन गया, जैसे रेड ग्रीन वाइट। तो यहाँ पे हमें ट्राई कलर नहीं बनाना है, यहाँ पे हमें समझना है कि रेड किसके लिए यूज में किया गया है, व्हाइट किसके लिए यूज में किया गया, और ग्रीन किसके लिए यूज में किया गया है। तो रेड यूज में किया जाता था बोल्शेविक्स के लिए, तो बोल्शेविक को सिंबलाइज करने के लिए रेड कलर का यूज किया जाता था। ग्रीन यूज किया जाता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के बारे में, तो ग्रीन किसके लिए यूज में किया जाता है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के बारे में। अब ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज कौन है, यही हमारे नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, जो कि बोल्शेविक का सपोर्ट नहीं करते। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के लिए यूज में किया जाता है ग्रीन, और वाइट किसके लिए यूज में किया जाता है, प्रो सारीरिस्ट। अब ये प्रो सारीरिस्ट कौन होता है, मतलब जो कि राजा के सपोर्टर्स होते हैं। ये जो हमने कंजर्वेटिव रिजाइम देखी थी, ये वही लोग हैं। तो कौन है, वाइट। तो रेड किसको सिंबलाइज करता है, बोल्शेविक पार्टी को, ग्रीन किसको सिंबलाइज करता है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को, और वाइट किसको सिंबलाइज करता है, कंजर्वेटिव्स को, जो कि राजा के सपोर्टर्स थे। अब जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और जो राजा के सपोर्टर्स थे, जो कंजर्वेटिव थे, वो एक टीम में थे, और वो किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे बोल्शेविक के अगेंस्ट में, मतलब रेड वाले ग्रुप के अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे। तो दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। अब जो ज़्यादातर रशियन एम्पायर था
वो किसके कंट्रोल में था? वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और जो राज्य के सपोर्टर थे, मतलब जो कंजर्वेटिव्स थे, तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और कंजर्वेटिव्स के कंट्रोल में था ज़्यादातर रशिया का पार्ट। माना कि हमने जो बोल्शेविक पार्टी थी, उन्होंने जो पेट्रोग्राड सिटी थी उससे लेके मॉस्को तक कब्जा कर लिया था, लेकिन रशिया इतना ही थोड़ी है, रशिया तो खूब बड़ा है। तो ज़्यादातर जो रशियन एम्पायर था वो किसके कंट्रोल में था? वो इन्हीं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और राजा के कंट्रोल के अंदर था। तो दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, ज़्यादातर रशियन एम्पायर इन ग्रीन्स और वाइट्स के अंडर में था। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। अब सिविल वार होता क्या है? सिविल वार मतलब होता है कि बाहर की कंट्रीज आके नहीं लड़ती है, सिर्फ और सिर्फ उसी कंट्री के बीच में क्या होती है, लड़ाई लड़ती रहती है। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, इंडिया है। अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? कोई इंडिया के अंदर ही लड़ाई हो रही है, मतलब किसी एक स्टेट के लोग किसी दूसरे स्टेट के लोगों से लड़ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, राजस्थान मध्य प्रदेश से लड़ रहा है, तो ये क्या हो गई, ये सिविल वार हो गई कि कंट्री के अंदर ही लड़ाई हो रही है, कोई बाहर से दूसरी कंट्री आके उनसे लड़ाई नहीं कर रही है। तो सिविल वार वही होता है कि कोई भी एक कंट्री है उसके अंदर ही लड़ाई हो रही है, कोई बाहर के लोग नहीं आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिविल वार समझ रहे हैं, और ये फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश यहाँ पे कहाँ से आ गए? तो वो क्या करते थे, सपोर्ट करती थी किसका? फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। ये जो फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश थे ये सपोर्ट करते थे इन ग्रीन्स का और इन वाइट्स का। अब आप बोलोगे कि ये सपोर्ट करते थे तो ये सिविल वार कैसे हुआ? ये बाहर की कंट्रीज ने भी क्या किया, इंटरफेयर किया। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी कंट्रीज के जो मेंबर्स थे वो लड़ने जाते थे, वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। किनका? इन ग्रीन्स का और वाइट्स का। मतलब उनको हथियार दे देते थे, या फिर वो उनको थोड़े बहुत पैसे दे देते थे, सोल्जर्स के लिए खाना पहुंचा देते थे। तो वो ऐसे सपोर्ट करते थे, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे, ये वार में लड़ने के लिए नहीं जाते थे। अब ये सपोर्ट क्यों करते थे? इन्होंने बोल्शेविक पार्टी का तो सपोर्ट नहीं किया, इनका क्यों सपोर्ट किया, वाइट्स और ग्रीन्स का? तो इन्होंने इसीलिए सपोर्ट किया क्योंकि इनको लग रहा था, जैसे जो फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश जो कंट्रीज है हमारी, यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज है मतलब वो कौन सी सोसाइटी है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे जिसके अंदर जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी वो उतना ग्रो करके चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। लेकिन ये जो बोल्शेविक पार्टी थी ये कौन सी सोसाइटी बना रही थी, ये सोशलिस्ट सोसाइटी बना रही थी। तो इनको लगा कि यार हम सोशलिज्म का आइडियोलॉजी क्यों डेवलप होने दें, हमारे यहाँ पे तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी चलती जा रही है तो उसे ही चलते देना चाहिए। यहाँ पे अगर रशिया के अंदर सोशलिस्ट पार्टी या फिर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो डेवलप हो जाएगी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की डिमांड करने लगेंगे। तो इसी कारण जो फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे ग्रीन्स का और वाइट्स का। उनको लगा कि अगर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की ही डिमांड करने लगेंगे, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो रहेगी नहीं। सभी क्या करेंगे, सभी बोलेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का इक्वली सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं रहेगी। तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के सपोर्टर थे कौन? ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। तो ये क्या करते थे, डायरेक्टली सपोर्ट करते थे किनको, ग्रीन्स, वाइट्स को। वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते थे, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। मतलब ये वार में लड़ने नहीं जाते थे, ये पैसों से या फिर उनको खाना पहुंचा देते थे सोल्जर्स को, और क्या करते थे, उनको हथियार दे देते थे। तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे कौन? फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के लोग। किसका सपोर्ट करते थे वो? ग्रीन्स का और वाइट्स का। अब किस किस के बीच में लड़ाई हो रही है? रेड के बीच में और ग्रीन और वाइट के बीच में। ग्रीन और वाइट कौन कौन है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और जो कंजर्वेटिव थे। और रेड कौन कौन है? बोल्शेविक। तो रेड एक बोल्शेविक थे। अब ये जो ग्रीन और वाइट थे इन्होंने ज़्यादातर रशिया का पार्ट कवर करके रख रखा था, और इनको सपोर्ट करते थे कौन? इनको सपोर्ट करते थे जितने भी फ्रेंच के मेंबर्स थे, तो फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स, ये सभी इनका सपोर्ट करते थे क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। और रशिया के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप होती जा रही थी, तो इनको लगा कि कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की डिमांड ना करने लग जाए, तो इसीलिए वो सपोर्ट करते थे। अब बोल्शेविक पार्टी, अब आप बोलोगे कि बोल्शेविक पार्टी की जो आर्मी थी वो क्या कर रही थी? जब ये सभी लड़ रहे थे तो जो पार्टी थी वो तो लड़ेगी ही। तो वहाँ पे बोल्शेविक पार्टी आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप ड्यू टू द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन।
अब बोल्शेविक पार्टी की जो आर्मी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। पहले तो माना कि बहुत स्ट्रांग बोल्शेविक पार्टी की आर्मी थी, लेकिन बाद में क्या होता है, इनकी आर्मी जो थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। किसकी? बोल्शेविक पार्टी की। आर्मी के अंदर इतने मेंबर्स नहीं थे। क्यों नहीं थे आर्मी के अंदर मेंबर्स? आर्मी बिगैन टू ब्रेक अप, आर्मी जो है वो टूटने लगती है ड्यू टू द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी वजह से? लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। जैसे हमने देखा था कि लेनिन क्या बोलते हैं, लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी वो जब लेनिन कंट्रोल के अंदर, लेनिन के सभी चीज़ें कंट्रोल के अंदर आ जाती है तो वो अप्रैल थीसिस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मतलब लेनिन के अप्रैल थीसिस के अंदर 3 डिमांड्स थी। बैंक्स को वो नेशनलाइज करेंगे, एक वो वार से बाहर निकल आएंगे, और जो लैंड होगी उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सोल्जर्स जो थे वो कहाँ से आते थे? सोल्जर्स विलेजेस से ही आते थे। सोल्जर्स कहाँ से थे? सोल्जर्स के जो पेरेंट्स थे वो भी हो सकता है कि फार्मर्स हो। तो जो सोल्जर्स थे वो अपने गांव चले गए थे। गांव क्यों गए थे? क्योंकि उनको लगा कि यार जब यहाँ पे लेनिन जो है अप्रैल थीसिस को इम्प्लीमेंट करें, जब वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे क्या ना है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको लैंड ना मिले। तो सोल्जर जो है वो आर्मी को छोड़ छोड़ के विलेजेस के अंदर जाने लगे, क्योंकि लेनिन क्या कर रहे थे? लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। लेनिन अपनी अप्रैल थीसिस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और जब उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे वो आर्मी को छोड़ छोड़ के जाने लगे। उनको लगा कि कहीं हमारे पेरेंट्स को ज़मीन ना मिले, कहीं हमारे पेरेंट्स को लैंड ना मिले। तो बाद में वो क्या करने लगे? आर्मी को छोड़ छोड़ के जाने लगे। तो लेनिन की जो आर्मी है वो टूटने लगी। तो आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप ड्यू टू द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आर्मी जो है वो टूटने लगी। ड्यू टू ऑल दिस रीजन देयर वाज अ सिविल वॉर। अब यही पूरा क्या है? यही पूरा सिविल वार है। जब क्या होता है, बोल्शेविक पार्टी और ग्रीन्स और वाइट्स के बीच में क्या होता है? जब लड़ाइयाँ होती है। दोनों के हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, ग्रीन और वाइट्स के बारे में भी, और हमने रेड्स के अंदर बोल्शेविक पार्टी की जो आर्मी है वो टूटने लगती है, तो वो क्यों टूटती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो यही पूरा क्या है? सिविल वॉर है। अब जब सिविल वार हो रहा था तो वहाँ पे लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो भी फ्रांस के अंदर कॉमन थी। कौन कौन सी? लूटिंग की, मतलब लोग जो थे वो क्या करते थे? लूटते थे। अब उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो क्या करेंगे? लूटेंगे। बैंडिट्री, बैंडिट्री का मतलब यही होता है कि जो डाकू होते हैं वो लूटने लगते हैं। और फेमाइन बिकेम कॉमन, तो फेमाइन की सिचुएशन भी उस समय रशिया के अंदर थी। तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया सिविल वार के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम सिविल वार के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं सिचुएशन की, कि जब रशिया के अंदर सिविल वार हो रहा था तो उस समय रशिया की सिचुएशन क्या थी। तो वाइट्स एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट्स। अब जो वाइट्स थे, वाइट्स कौन थे? जो हमने देखा कि जो प्रो सारिनिस्ट थे, मतलब जो राजा का सपोर्ट करते थे, जो कंजर्वेटिव्स थे। अब वो क्या करते हैं? एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट्स। अब जब लेनिन ने बोल दिया कि हम क्या करने वाले हैं? लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, मतलब हम क्या करेंगे? लैंड को, जो लैंड थी उसको पीजेंट्स के बीच में डिवाइड करेंगे। अब किसकी लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी पीजेंट्स के बीच में? जो किंग थे, जो राजा के सपोर्टर्स थे। तो कंजर्वेटिव्स की जो लैंड थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही थी पीजेंट्स के बीच में। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कोई कंजर्वेटिव्स हूँ और मेरे पास में क्या है? बहुत सारी लैंड है। अब जब मेरी लैंड को कोई एक पर्सन आएगा और वो बोलेगा कि मैं आपकी लैंड को क्या कर रहा हूँ, किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो जब वो मेरी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे तो बुरा लगेगा, और मैं क्या करूँगी? मेरी जो लैंड है उसको फिर से मेरी होने के लिए क्या करूँगी? उनसे लड़ाई करने लगूंगी। तो उसी तरह से क्या होता है, जब एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट्स, अब ये जो वाइट्स है वो क्या करने लगते हैं? एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट्स। अब जिसने मेरी लैंड ली है, जैसे मान लेते हैं कि 4-5 मेंबर्स थे, उनके बीच में मेरी जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब मैं क्या करूँगी? उन जो 5 मेंबर्स उनको मारने पीटने लगूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी लैंड फिर से चाहिए। तो उसी तरह से वहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स थे उनको भी अपनी लैंड फिर से चाहिए थी, तो वो क्या करने लगते हैं? तो वो एट्रोसिटीज करने लगते हैं उन मेंबर्स के ऊपर, या फिर जो पीजेंट्स होते हैं उनके ऊपर वो एट्रोसिटीज करने लगते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है? मेड देम अनपॉपुलर। तो इसके कारण क्या हो जाते हैं? जो वाइट्स थे वो अनपॉपुलर हो जाते हैं, उनको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, और जो बोल्शेविक पार्टी है उनका जो सपोर्ट है वो लोगों को मिलने लगता है, मतलब लोगों का सपोर्ट बोल्शेविक पार्टी को मिलने लगता है। बोल्शेविक गेन सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियन नेशनलिस्ट। जो बोल्शेविक पार्टी है उनको सपोर्ट मिल जाता है नॉन रशियन नेशनलिस्ट, मतलब ऐसे नेशनलिस्ट जो कि रशिया के नहीं हैं।
अब आप बोलोगे कि हम रशिया की बात करें तो जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो जैसे मान लेते हैं कि हम क्या है, हम इंडियंस हैं और हम क्या करें, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनका सपोर्ट करें, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। जैसे कि रशिया है, अब कोई मेंबर्स ऐसे हैं जो कि रशिया के अंदर नहीं है, फिर भी वो बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि उस समय क्या बन गई थी, बाद में एक पूरी एक सोवियत बन गई थी। जो यूएसएसआर आपने नाम सुना होगा, तो जो यूएसएसआर थी उसके अंदर एक तो रशिया भी था और भी पास की बहुत सारी कंट्रीज थी। अब एक तो रशिया था, उसके पास की बहुत सारी कंट्रीज थी। अब जो रशिया के अंदर रहेगा वो तो रशियन कहलाएगा, और जो रशिया से बाहर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हम नॉन रशियन बोलेंगे। तो जो नॉन रशियंस थे, जो बाकी की कंट्रीज थी जैसे यूक्रेन, अजरबैजान, तो ये जितनी भी कंट्रीज थी, इसके जितने भी मेंबर्स थे, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन रशियन कहलाएंगे। तो जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे वो भी सपोर्ट करती थी बोल्शेविक पार्टी का। तो नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जादिदिस्ट। अब ये मुस्लिम जादिदिस्ट का जिक्र तो हमने पहले भी किया था। मुस्लिम जादिदिस्ट कौन है, जो कि मुस्लिम्स ऐसे जो इस्लाम धर्म के जो मेंबर्स थे, जो कि मुस्लिम्स के अंदर चेंज लाना चाहते थे, जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे उनके बीच में चेंज लाना चाहते थे। तो जो मुस्लिम जादिदिस्ट थे वो भी किसका सपोर्ट करते थे, बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट करते थे। They were confused about the objective of बोल्शेविक। अब क्या होता है, एक समय तो ऐसा होता है जब ये क्या करते हैं, बढ़ चढ़ के बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट करते हैं। जैसे मुस्लिम जादिदिस्ट, नॉन रशियन नेशनलिस्ट, ये सभी बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में कुछ बोल्शेविक पार्टी ऐसा कर देती है कि बाद में इनका जो सपोर्ट है, मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट करें या फिर ना करें। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन उसी समय मैं क्या बोलती हूँ, मैं झूठ बोल देती हूँ कोई, तो क्या होगा, आप बोलोगे कि मैं आपका सपोर्ट करूँ या फिर ना करूँ। तो उसी तरह से बोल्शेविक पार्टी तो पहले बोलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन बाद में क्या करती है, वो ऐसा नहीं करती है। तो पहले तो लोग जो है वो बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में कुछ बोल्शेविक पार्टी ऐसा कर जाती है जिससे लोगों का जो सपोर्ट है वो हटने लगता है। मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सपोर्ट करें या फिर ना करें। तो ऐसा क्या होता है, जैसे इंसिडेंट ऑफ कीवा। अब ये कीवा भी कहाँ है, रशिया के अंदर। तो रशिया के अंदर जो इंसिडेंट ऑफ कीवा, अब रशिया कौन सा है, ये जो यूएसएसआर था, पहले रशिया भी था। रशिया जो था उसको हम रशिया बोलते थे, लेकिन बाद में क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज मिल जाती है, पास की बहुत सारी कंट्रीज मिल जाती है, और बाद में ये पूरा क्या बन जाता है, यूएसएसआर। इतना बड़ा यूएसएसआर बन जाता है। तो इस पूरे यूएसएसआर के अंदर क्या थी, एक जगह थी कीवा। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है कीवा। कीवा कहाँ है, सेंट्रल एशिया, मतलब जो एशिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे है कीवा। अब वहाँ पे कीवा के अंदर क्या होता है, जो रशिया का पार्ट नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि जो पूरा यूएसएसआर था उसके अंदर एक कंट्री रशिया थी, तो जो कीवा है वो रशिया के अंदर नहीं आता, वो पास के दूसरी कंट्रीज के अंदर आता है। तो इंसिडेंट ऑफ कीवा, हम कीवा के बारे में डिस्कस करें, जो ये रशिया के अंदर नहीं आता, लेकिन जो पूरा यूएसएसआर है उसके अंदर जो कीवा है वो आता है, लेकिन रशिया के अंदर नहीं आता, पास की दूसरी कंट्रीज के अंदर आता है। तो कीवा के अंदर क्या होता है, जो वहाँ के नेशनलिस्ट होते हैं उनको जो बोल्शेविक पार्टी है वो मार देती है, या फिर जो लेनिन होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के नॉन रशियन नेशनलिस्ट को मार देते हैं। और वो रीज़न क्या देते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी का है उसके अगेंस्ट में जा रहे थे। तो इससे क्या होता है, बाद में जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे वो मार देते हैं नॉन रशियन नेशनलिस्ट को, जो कि रशिया के नहीं थे, जो कि कीवा के थे। और कीवा रशिया का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो पूरे यूएसएसआर का पार्ट है। तो नॉन रशियन जो नेशनलिस्ट थे उनको जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स थे वो मार देते हैं। और जब वो मार देते हैं तो क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट करें या फिर ना करें। क्यों, रीज़न क्या देती है बोल्शेविक पार्टी की, ये क्या कर रहे हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अब कोई किसी को कैसे मार सकता है, तो बाद में जो लोग थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सपोर्ट करें या फिर ना करें। बाद में बोल्शेविक पार्टी को भी लगा यार कि यार हो सकता है कि जो लोग हैं ये हमसे सपोर्ट हटाने लगे। तो बाद में वो अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या करते हैं, जो पूरा नॉन रशियन ये जो कीवा वाला पार्ट है वहाँ पे ये थोड़ी सी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं। जो रशिया का पार्ट नहीं है, जो बाकी की कंट्रीज है, उन सभी को वो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं। वो बोल देते हैं कि आप अपने लीडर्स को चूज़ करते हो, आप अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हो, वो अपनी कंट्री के थोड़े बहुत डिसीजन ले सकते हैं। तो उनको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं। कौन, जो बोल्शेविक पार्टी थी वो उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देती है।
तो हमने कीवा का इंसिडेंट पढ़ लिया कि वहाँ पे जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको जो बोल्शेविक पार्टी है वो मार देती है। और रीज़न क्या देती है? रीज़न देती है कि ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जा रहे थे। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सपोर्ट करें या फिर ना करें। लेकिन बाद में बोल्शेविक पार्टी को भी समझ में आता है कि यार ये जो हमसे सपोर्ट है वो हटा सकते हैं। तो बाद में बोल्शेविक पार्टी क्या करती है? बोल्शेविक पार्टी अपनी गलती को सुधारने के लिए ये जो जितनी भी स्टेट्स थे जो कि रशिया के पार्ट नहीं थे, तो जो नॉन रशियन कंट्रीज थी उनको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देती है। अब जो बोल्शेविक पार्टी थी उनकी जो कुछ पॉलिसीज थी वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। जैसे वो हरैश करती थी जितने भी नॉमेडिक्स होते हैं। नॉमेडिक्स कौन होते हैं? जो कि एक जगह से दूसरी जगह में घूमते रहते हैं। जैसे जो ट्राइब्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अब बोल्शेविक पार्टी क्या करती है? उनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रूल लगा देती है कि जो उनके सपोर्टर्स थे वो सोचते हैं कि हम सपोर्ट करें या फिर ना करें। तो यही पूरा था हमारा सिविल वार। तो सिविल वार का टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने देखा दो ग्रुप्स थे, एक रेड का, एक वाइट और ग्रीन का। रेड कौन थी, वाइट और ग्रीन कौन थी, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में हमने कुछ वहाँ की सिचुएशन देखी, सिविल वार के समय क्या सिचुएशन थी। तो वो भी हमने देखी कि वहाँ पे वाइट जो थे वो एट्रोसिटीज़ कर रहे थे अपनी लैंड को लेने के लिए, फिर से उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाने के लिए वो एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो जाता है? वो अनपॉपुलर हो जाते हैं। और जो बोल्शेविक पार्टी थी उनको सपोर्ट मिल रहा था नॉन रशियन नेशनलिस्ट का और मुस्लिम जादिदिस्ट का। मुस्लिम जादिदिस्ट कौन? जो कि मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो कि चेंज लाना चाहते हैं। फिर कुछ बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट करें या फिर ना करें। जिस तरह से जो हमने कीवा का केस देखा, कीवा रशिया के पार्ट के अंदर नहीं आता लेकिन वो पूरे यूएसएसआर के पार्ट में आता है। मतलब यूएसएसआर के अंदर कौन है? रशिया भी है और उसके साथ में बहुत सारी बाकी की कंट्रीज भी है। तो उन्हीं कंट्रीज में से कौन है? एक कीवा है। कीवा जो है एक कंट्री का कोई एक पार्ट है। अब कीवा के अंदर क्या होता है? जो हमारे बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं या फिर जो लेनिन होते हैं वो वहाँ के नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको मार देते हैं। और रीज़न क्या देते हैं? कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जा रहे थे। तो बाद में लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सपोर्ट करें या फिर ना करें। बोल्शेविक पार्टी को समझ में भी आता है कि यार ये जो है हमसे सपोर्ट हटा सकते हैं। तो बोल्शेविक पार्टी अपनी गलती को सुधारने के लिए उनको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देती है कि वो अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं। जो लीडर्स है वो कुछ केसेस के ऊपर अपने डिसीजन भी ले सकते हैं, तो उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी जाती है। उसके बाद में हमने देखा उनकी कुछ पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे जो नॉमैड्स थे उनको बहुत ज़्यादा हरेसमेंट जो है उसको फेस करना पड़ता था। तो ये सब कुछ हमने सिविल वॉर के अंदर डिस्कस किया। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so